मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। आज 26/11 हमले की 13वीं बरसी है और 13 साल बाद भी अगर आरोपियों की सज़ा को लेकर देखें तो स्थिति यथावत है, स्टेटस क्यू एज इट इज़ है। 13 साल बाद भी 26/11 मुंबई हमले के जो गुनहगार हैं वो पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं और फाइल जो है पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान की कोर्ट में अटकी पड़ी हुई है। आइए बताते हैं, नवंबर 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले में 15 देशों के 166 लोगों की जानें गई थीं। इस हमले में को 26/11 का नाम दिया गया। बता दें कि आतंकियों के जो टारगेट पे थे वो ताजमहल पैलेस होटल था, नरीमन हाउस था, मेट्रो सिनेमा और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस सहित अन्य स्थान भी थे। इसके 13 साल हो चुके हैं, लेकिन इस हमले के कई गुनहगार अभी भी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं और भारत के खिलाफ अभी भी षड्यंत्र रच रहे हैं। इस हमले के पीछे ये साफ हो गया था कि हाथ आईएसआई और लश्कर तैयबा का है, लेकिन पाकिस्तान सरकार को सारे सबूत और डॉजियर देने के बाद भी पाकिस्तान सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि ये जो हमला करवाया गया था वो दरअसल पाकिस्तान सरकार के इन्वॉल्वमेंट के साथ करवाया गया था। हमले में सुरक्षा बलों ने अजमल कसाब नाम के एक इकलौते आतंकी को पकड़ लिया था, जिससे पूछताछ में ये पुष्टि हो गई थी कि इस योजना में लश्कर तैयबा और पाकिस्तान में मौजूद दूसरे आतंकवादी संगठन जो हैं सम्मिलित थे, जिनको बैकअप मिल रहा था आईएसआई की तरफ से। कसाब ने ये भी बताया था कि सभी हमलावर पाकिस्तान से ही आए थे। हमले के दौरान उन्हें पाकिस्तान से ही कंट्रोल किया जा रहा था। बता दें कि हमले के जब 10 साल पूरे हुए थे, उस वक्त में जब वहाँ के पाकिस्तान के उस वक्त के मौजूदा के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से बातचीत की गई थी, तो उन्होंने बातों बातों में ये सनसनीखेज खुलासा भी किया था और संकेत दिया था कि मुंबई 26/11 हमले के पीछे इस्लामाबाद की भूमिका थी। ये बात वो दबे शब्दों में ही सही, लेकिन एडमिट कर चुके हैं। पाकिस्तान अपनी सार्वजनिक स्वीकृति के अलावा भारत की तरफ से भी कई सबूत साझा किए गए हैं। इसके बाद भी पाकिस्तान ने पीड़ितों के परिवार को न्याय दिलाने के लिए अभी तक कोई भी ईमानदारी नहीं दिखाई है, क्योंकि मानवता पाकिस्तान में है ही नहीं। और इस हमले के 13 साल पूरे हो गए हैं और इस 13वीं बरसी पर पाकिस्तान उच्चायोग हाई कमीशन के जो राजनयिक हैं उनको तलब किया गया और पूछा गया भारत सरकार की तरफ से कि आपने कौन कौन से कार्रवाई की है, लेकिन इससे पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान थिक स्किन जिसको बोलते हैं ना, मोटी चमड़ी का, वो हो चुका है और इन चीज़ों से वो ऊपर उठ चुका है। उनको न शर्मिंदगी है, ना ही न्याय जैसी कोई बात है, ना ही वो वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे उनके नियमों को मानते हैं। 7 सितंबर को पाकिस्तान की एक अदालत ने इससे पहले इस हमले में शामिल 6 आतंकवादियों को छोड़ दिया है, जिसमें हाफिज सईद द्वारा बनाई गई रणनीति में ये लोग शामिल थे। बता दें कि हाफिज सईद संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकवादी संगठन का जो है वो मोस्ट वांटेड टेररिस्ट में की लिस्ट में है, और उसका आतंकवादी संगठन जो है लश्कर तैयबा वो भी जो है वो ब्लैक लिस्ट में है। लेकिन इससे पाकिस्तान सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बता दें कि हाफिज सईद सिर्फ लश्कर तैयबा नहीं चलाता है, बल्कि जमात उद दावा जो है उसका भी संस्थापक है, और वो ऑर्गेनाइज़र भी जो है, वो ऑर्गेनाइजेशन भी इसी तरह के काम करता है। इसके मामले पाकिस्तान ने अपनी जांच को अटका के रखा हुआ है, जिसकी वजह से इस हमले में न्याय मिलने में देरी हो रही है। लेकिन
न्याय तो मिलना ही नहीं है पाकिस्तान की तरफ से। अगर कोई न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद जो है वो एक ड्रीम है जो पूरा नहीं हो सकता, ना पूरा होने वाला ये ड्रीम है। संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी संगठन द्वारा निगरानी बढ़ाने के चलते पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन से बचने के लिए जो हाफिज सईद है अलग अलग नामों से अलग अलग संस्थाएं जो है वो खोलते रहता है और उसके थ्रू वो ऑपरेट करते रहता है। अब नया संगठन जो भारत में ऑपरेट कर रहा है उसका नाम है TRF। और भारत इस आतंकी संबंध में पाकिस्तान को अगर डॉजियर की बात करें तो कई डॉजियर दे चुका है। इस आधार पे 7 लोगों को अभियुक्त भी बनाया गया है, लेकिन इसके बाद भी 26/11 के हमले को लेकर के मुख्य आरोपी पर न तो मुकदमा चला है और ना ही इसे दोषी ठहराया गया है। उन्हें पाकिस्तान इनफैक्ट इन बातों से इनकार करता है, वो मानने को तैयार नहीं है कि हाँ ये हमला जो है पाकिस्तान के षड्यंत्र का नतीजा था जिसमें कई जानें चली गईं। उसमें 6 अमेरिकी भी थे और इजराइल के भी लोग थे। अब आपको बताते हैं कि ये इस हमले में स्टेप बाय स्टेप क्या हुआ था। उस रात मुंबई में 26/11/2008 को आतंकी हमला चरमपंथियों द्वारा किया गया था और इस हमले में 166 लोगों से ज़्यादा की जानें जो हैं वो चली गई थी। पूरा देश दहल रहा था। 3 दिनों तक पाकिस्तान के 10 आतंकवादी जो हैं पूरी मुंबई को अपने कंट्रोल में लिए हुए थे। मुंबई की लाइफलाइन जो है वो ठप पड़ी हुई थी। पूरा देश उस हादसे को देख के और सुन के दहल रहा था और गोलियों की तड़तड़ाहट जो है वो सिर्फ ना हिंदुस्तान को बल्कि कई देशों के लोगों को भी दहला रहा था। हमले की जांच के दौरान भारत ने पाया कि हमले के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, जिसको कि अजमल कसाब ने कई सबूतों के साथ एडमिट भी किया और नवाज शरीफ भी इसको मान चुके हैं। भारत ने इस हमले को लेकर के लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक और इससे जुड़े जो बाकी संस्थाएं हैं जिसको कि जमात-उद-दावा कहा जाता है, उसकी गिरफ्तारी की मांग, जो उसका संस्थापक है हाफिज सईद, उसकी गिरफ्तारी की मांग भारत करता रहा है, लेकिन पाकिस्तान इस बात को मानता नहीं है। भारत इस संबंध में पाकिस्तान को कई डॉजियर भेज चुका है। इसके आधार पर भारत ने 7 लोगों को अभियुक्त बनाया हुआ है, लेकिन 26/11 हमले के सिलसिले में भी अभी मुख्य अभियुक्त पे न तो मुकदमा चलाया गया है और ना ही उसे दोषी माना गया है। पाकिस्तान की अदालत में क्या हुआ ये भी बता देते हैं। इस मामले में ट्रायल जो है वो रावलपिंडी अदालत में कोर्ट में शुरू हुई थी। इस संबंध में भारत और पाकिस्तान की ओर से परस्पर जो दावे हैं वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे थे, विरोधी थे। भारत का कहना है कि बार बार सबूत देने के बावजूद पाकिस्तान कार्रवाई नहीं करता है, वो अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं करता है, उनके खिलाफ जो है जो कदम उठाने चाहिए वो नहीं उठाता है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISIS का हाथ मिला हुआ है और सरकार को भी इसका समर्थन था, जबकि पाकिस्तान इसको ठोस सबूत नहीं मानता है। पूरा विश्व मानता है। हेडली कॉलिन को अमेरिका जो है वो दोषी ठहरा चुका है, सज़ा दे चुका है इस मामले में, लेकिन पाकिस्तान नहीं मानता है। कॉलिन हेडली भी वो सारे खुलासे कर चुका है जो कसाब की तरफ से आए थे, उसको एडमिट कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान नहीं मानता है। इस संबंध में बचाव पक्ष के वकील आपको बता दें कि मार्च 2012 और अक्टूबर 2013 में एक पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने सबूत इकट्ठा करने के लिए भारत का दौरा भी किया था। हालांकि अब्बासी ने दावा किया कि पहला दौरा असफल रहा और दूसरे दौरे के दौरान भारत ने गवाहों से मिलने की अनुमति नहीं दी, बात करने की अनुमति दी। ये खोखली बातें हैं। पाकिस्तान की बातों पे क्या किया जाए, क्या कहा जाए, ये सारे। लेकिन हाफिज सईद अभी कहाँ है? हाफिज सईद की बात करें तो मुंबई हमले का जो मास्टरमाइंड हाफिज सईद है, लश्कर-ए-तैयबा जमात-उद-दावा का जो संस्थापक हाफिज सईद है, वो रहमान लखवी और हाफिज सईद, ज़कीरुर रहमान लखवी और हाफिज सईद से मुकदमे की मांग की गई थी, लेकिन हाफिज सईद इस समय लाहौर में भारी सुरक्षा के बीच कोट लखपत जेल में से छूट चुका है। वो अपने घर में रह रहा है। हाल ही में उसके घर के बाहर एक विस्फोट भी हुआ था। पाकिस्तान की
विरोधी अदालत ने 2020 में मनी लॉन्ड्रिंग के 3 मामलों में हाफिज सईद को 5-5 और 15 साल की सज़ा सुनाई है। हाफिज सईद को अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर चुका है। हाफिज सईद को इस मामले में जेल हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय घोषित कर उसके बारे में जानकारी देने पर $10 मिलियन का इनाम भी घोषित किया है अमेरिका ने। में 9/11 के हमले के बाद कई बार हाफिज को पाकिस्तान में उसके घर में नज़रबंद किया गया, लेकिन इस मामले में कोई भी केस दर्ज अभी तक नहीं हुआ है। मुंबई हमले में पहले भारत ने हाफिज सईद पर भारतीय संसद पे 2001 के हमले और 2006 में मुंबई बम विस्फोट के पीछे भी उसके हाथ होने के आरोप लगा चुका है, लेकिन पाकिस्तान इस बात को मानने के तैयार नहीं है, क्योंकि ये जो पूरा मामला है वो सरकार समर्थन के साथ ISI बैक्ड था। इसकी वजह से यहाँ कुछ भी जो है वो नहीं किया जा रहा है। अगर हम बोलें कि क्या कुछ हुआ था उस रात, तो वो हम डिटेल अगर देखना चाहें तो ये डिटेल जो है वो दिलों को दहलाने हुए वाला है। वो ये बताने वाला है कि आखिर कितनी बड़ी साजिश जो है वो रची गई थी और कितना बड़ा लूप होल जो है उस वक्त की मौजूदा भारत के सरकार की तरफ से रह गया था। अगर ज़रा सा एहतियात बरतते तो शायद इस हमले को रोका जा सकता है, लेकिन शायद मंशा ही नहीं थी उस वक्त की सरकार की कि हमले रोका जाए। वो कुछ करना भी चाहती थी और पाकिस्तान के आला कमानों को खुश रखना भी चाहती थी। अगर स्टेप बाय स्टेप देखें तो कहाँ से ये हमला शुरू हुआ और कहाँ ख़त्म हुआ, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। शुरुआत की बात करें तो लियोपोल्ड कैफ़े और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से ये जो हमला है वो शुरू हुआ था और मौत का तांडव रचते हुए ताजमहल होटल में जाकर ख़त्म हुआ था। लेकिन इस बीच सुरक्षा कर्मियों को 3 दिन से भी ज़्यादा लग गए थे, जिसमें से 166 लोगों की जान चली गई थी। और जो शुरुआत हुआ था लियोपोल्ड कैफ़े की अगर बात करें तो मुंबई पुलिस और जांच अधिकारियों ने जो पूरी ओपन डायरी जो है वो प्लेटफॉर्म पे रखी हुई है, उसकी माने तो हमलावर दो के गुटों में बटे हुए थे। लियोपोल्ड कैफ़े में पहुंचे तो हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस कैफ़े में ज़्यादातर विदेशी आते हैं। विदेशी पर्यटकों के बीच में यह कैफ़े काफ़ी लोकप्रिय है। इससे पहले ही वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते, हमलावरों ने जमकर गोलियां चलाई और वहां से जब तक लोग अपना बचाव करते तब तक कई लोगों की जानें चली गई थी। और ये गोलियां दनादन तड़ातड़ चलाते हुए वो लोग वहां से निकल गए। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक लियोपोल्ड कैफ़े में गोलीबारी के दौरान 10 लोगों की मौत हो गई थी। छत्रपति शिवाजी उसके बाद दहला था। सबसे ज़्यादा आतंक का तांडव इस भीड़ भाड़ वाले रेलवे स्टेशन पे हुआ था। देश के व्यस्ततम रेलवे स्टेशन में से एक है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और यहाँ पे बड़ी संख्या में रेल यात्री मौजूद थे। हमलावरों ने यहाँ अंधाधुंध गोलियां चलाई। जांच अधिकारियों ने जब गोलीबारी की बात कही तो उन्होंने यहीं से अजमल कसाब और इस्माइल खान जो है वो दोनों यहाँ पे शामिल थे और अजमल कसाब को गिरफ्तार किया गया था। यहाँ पे CCTV फुटेज में उसकी जो है सारी हरकतें कैद हो गई थी। बाद में अजमल कसाब पकड़ा गया, लेकिन इस्माइल खान मारा गया था इस घटना के दौरान, क्योंकि वहाँ जो सुरक्षाकर्मी थे वो उनकी तरफ से भी गोलियां चलाई गई थी। यहाँ गोलीबारी में सबसे ज़्यादा 58 यानी कि 58 लोगों की मौत हो गई थी। ओबराय होटल जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेस क्लास लोगों में काफ़ी लोकप्रिय है। इस होटल में भी हमलावर सारे गोले बारूद के साथ पहुंच चुके थे, घुस गए थे और उस समय होटल में 350 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। जहां हम जो आतंकवादी थे उन्होंने उनको बंधक बना के रख लिया था। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के जवानों ने यहाँ दोनों जो हमलावर थे जिन्होंने वहाँ पे लोगों को बंधक बनाया हुआ था उनको मार गिराया था और यहाँ भी काफ़ी लोगों की जानें गई थी। ताजमहल होटल की बात करें तो होटल के गुंबद में लगी आग आज भी लोगों के मन में वो धुआं जो है, वो धुएं वाली तस्वीर जो है वो
दिलों में कौंध जो है वो जगाता है। गोलीबारी और धमाकों के बीच मुंबई की आन बान शान ताजमहल होटल की आग, शायद ही हर बार इसी तस्वीर से हम गुजरते हैं। ये इमारत 105 साल पुरानी है। गेटवे ऑफ इंडिया के पास ताज होटल जो है वो स्थित जो है वो सिचुएटेड है और यहाँ भी विदेशी पर्यटक सबसे ज़्यादा आते हैं। यहाँ से समंदर का नज़ारा भी दिखाई देता है और भागने के लिहाज से ये लास्ट प्लेस जो है वो चूज़ किया गया था ताकि समंदर के रास्ते फिर से जिस समंदर के रास्ते आए थे उसी समंदर के रास्ते वो निकल जाए। होटल पर हमला हुआ तो वहाँ रात के खाने का समय था और बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठा थे, तभी अंधाधुंध गोलियाँ चलने लगी। आंकड़ों के मुताबिक यहाँ 31 लोग मारे गए थे और 4 जो आतंकवादी थे उनको भी जो चारों थे उनको सुरक्षा कर्मियों ने ढेर कर दिया था। उसके बाद कामा अस्पताल पहुँचे थे। कामा अस्पताल एक चैरिटेबल अस्पताल है। यहाँ निर्माण के एक जो है वो 1880 में इसको बनाया गया था। 1880 में मुंबई पुलिस के जो तथ्य सामने रखे हुए हैं उसके मुताबिक 4 हमलावरों ने एक पुलिस वैन को अगवा कर लिया था और उसके बाद लगातार गोलियां चलाते रहे थे और वहां पे पहुंचे थे। इसी क्रम में कामा अस्पताल में घुस गए थे। कामा तब तक जो है सारी चीज़ें हो गई थी। हेमंत करकरे सामने आ गए थे, जो हवलदार तुलाराम थे वो सामने आ गए थे। इन दोनों की मौत हो गई थी और ये लोग घुस गए थे और इस आतंकवाद निरोधक दस्ते के प्रमुख हेमंत करे जो हैं इसी दौरान उनकी मौत हो गई थी। मुंबई के अशोक कामटे और विजय सालस्कर जो है वो भी मारे गए थे और यहाँ भी ये अस्पताल भी दहल गया था। इसके बाद जो हुआ था नरीमन हाउस में, जो कि इजरायली रेसिडेंट का हब माना जाता है, वहाँ उस हमलावरों ने उसको निशाना बनाया था और नरीमन हाउस चाबर लुब्रियन सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। नरीमन हाउस में हमलावरों ने कई लोगों को बंधक बनाया। जिस इमारत में हमलावर घुसे थे वहाँ यहूदियों की मदद करने के लिए सेंटर बनाया गया था और जहाँ यहूदी पर्यटक भी अक्सर आके ठहरते हैं। इस सेंटर में जो है यहूदी धर्मग्रंथी के बड़े लाइब्रेरी और उपासना गृह भी है। यहाँ एनएसजी कमांडो की कार्रवाई करने के लिए हेलीकॉप्टर से बगल वाली इमारत में उतरना पड़ा था। कार्रवाई हुई और हमलावर मारे गए, लेकिन किसी भी बंधक को बचाया नहीं जा सका। यहाँ 7 लोग और 2 जो आतंकवादी थे वो मारे गए थे। कार्रवाई हुई और हमलावर मारे गए, लेकिन किसी भी बंधक को बचाया नहीं जा सका और इसमें जो आतंकवादी थे वो भी मारे गए थे। चाबर हाउस में भी ये हमले हुए थे। इसका संचालन करने वाले गैब्रिएल और उनकी पत्नी रिवका भी इस हमले के दौरान जो है आतंकवादी द्वारा मारे गए थे और उनके 2 साल का बेटा मोशो जो है वो बच गया था। ये भी इजरायली नागरिक थे और मोशो से मिलने आपको बता दें कि जब बड़ा हो गया था तो हमारे प्रधानमंत्री दी गए थे, तो मोशो ने उनका वेलकम भी किया था। यहाँ हुए हमले में 6 यहूदी जो हैं वो मारे गए थे। ये पूरा संस्करण रहा था, लेकिन हमारी गलतियाँ क्या क्या रही थी ये जानना बेहद ज़रूरी है कि हमने इस हमले में गलती क्या क्या की। इस हमले में अगर गलती की माने तो उस वक्त में रॉ की तरफ से पूरा इनपुट था, आईबी की तरफ से भी पूरा इनपुट था और ये इनपुट जो है मोसाद और अमेरिकी जांच एजेंसी CIA के हवाले से लिया गया था, जिसका जो है वो डिटेल जो है वो भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को दे दिया गया था, लेकिन संजीदा कोई नहीं हुआ था, शायद होना ही नहीं चाहते थे। आपको बता दें कि 26 नवंबर को हमला हुआ था और 27 नवंबर 2008 की शाम को रॉ के सचिव अशोक चतुर्वेदी ने उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अपना इस्तीफा सौंपने पहुंचे थे। उनका कहना था कि हम फेल रहे इसमें और ऐसे में मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। लश्कर-ए-तैयबा जो है उस वक्त जो अगर हम देखें पूरी चीज़ों को तो एक चीज़ समझना बेहद ज़रूरी होगा कि अलर्ट भेजा गया था, अंतर्राष्ट्रीय संपर्क से पुलिस जो है अलर्ट भेजा गया था, लेकिन भारत सरकार जो है संजीदा नहीं हुई थी उस वक्त में, ना ही राज्य सरकार संजीदा हुई थी। उस वक्त के जो संयुक्त सचिव अंतर्राष्ट्रीय संपर्क, जिसको कि लाइजनेम
उसमें थे वो अनिल धस्माना थे, जो बाद में आईबी के रॉ के चीफ भी बने थे। उन्होंने आईबी के विशेष अलर्ट को एक स्पेशल अलर्ट भेजा था और उन्होंने कहा था कि ये अलर्ट जो है अमेरिकी एजेंसी CIA और मोसाद के इनपुट की मदद से संकलित किया गया है। भारत में मुंबई में खासकर पे और वहाँ पे हमला होना है। बाकायदा उन्होंने नरिमन हाउस का नाम भी लिखा था और जो ताज होटल्स हैं उनके भी नाम थे, बाकायदा नाम के साथ उन्होंने कहा था कि इनको पॉइंट आउट किया जा सकता है। लेकिन भारत सरकार इसको लेकर के जरा भी सीरियस नहीं नज़र आई थी। R&D अलर्ट ने नरिमन हाउस संभावित लक्ष्यों के नाम से सूचीबद्ध किया था। 20 नवंबर 2008 को भारतीय नौसेना और तटरक्षक बलों के एजेंसी द्वारा ये जो है अलर्ट जारी भी किया गया था, जो काठियावाड़ प्रायद्वीप से दूर ऊंचे समुद्र में गुजरात युद्ध अभ्यास की रक्षा में शामिल थे। ये भी कहा गया था कि कराची के केटी बंदरगाह से अपनी यात्रा ये लोग जो हैं वो शुरू करने वाले हैं और जहाज़ अल हुसैनी, जो जहाज़ का नाम रहेगा वो अल हुसैनी रहेगा। जिस जहाज़ का अक्षांश और देशांतर लंगर में दिया गया था उसे ऊंचे समुद्र में नहीं रोका गया। ये दिखाई भी दिया था लेकिन उसे रोका नहीं गया था। इसके बाद आतंकवादियों ने दुर्भाग्यपूर्ण दिन जो है वो मुंबई को दिखाए थे। मुंबई बंदरगाह के में ये पहुँचे और मछुआरों के जो नाव हैं वो आउटर बॉडी पे पहुंचकर उन्होंने मछुआरों के नाव को जो है वो कैप्चर में ले लिया, जिसमें 4 मछुआरे भी थे। जब वो ज़मीन पे आए, सतह पे आए, तो उन्होंने क्या किया कि उनको मार दिया। जिस नाव को, जिस स्टीमर को उन्होंने अपने कब्जे में लिया था उसका नाम था MV कुबेर और उस कुबेर से वो यहाँ पहुँचे थे। यह सुनिश्चित करने के लिए, देखिए मैं उस रिपोर्ट को पढ़ रही हूँ, यह सुनिश्चित करने के लिए जबकि पुलिस के प्रधान समिति के अनुसार आईबी की चेतावनी को बहुत गंभीरता से लिया गया, अगले महीने में तत्परता की स्थिति कम हो गई और सभी को 26/11 को आश्चर्य से पकड़ा गया, आश्चर्य में डाल दिया। ये आतंकी हमले कुछ समय से काम कर रहे थे। ये जो आतंकी थे हमले को लेकर के बहुत दिनों से प्रयासरत थे और बड़ी जो है वो रन प्ले कर रहे थे, रोड मैप बना रहे थे। लश्कर तैयबा 26/11 मुंबई स्काउट डेविड कॉलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी से पूछताछ के ब्यौरे में ये पूरा स्पष्ट भी हो जाता है कि जो उस वक्त में अलर्ट दिया गया था बिल्कुल सही था, सही समय पे दिया गया था। लेकिन 4 दिन इधर और उधर क्या हुआ कि जो भी सुरक्षा एजेंसियां थीं वो ढीली पड़ गईं, सरकार ढीली पड़ गई और जिसका खामियाजा 160 लोगों को अपनी जान गंवा के निभाना पड़ा और 300-350 से ज़्यादा लोग जो हैं वो घायल हो गए थे और गुनहगारों को सज़ा अभी तक नहीं मिली है। इस हमले में 6 अमेरिकी नागरिकों और 4 इजराइल नागरिकों की भी जानें गई थी। CIA और मोसाद दोनों ही मुंबई नरसंहार को रोकने में नाकाम रहने के लिए भारत से बेहद खफा थे। उनका कहना था कि हमने इनपुट दे दिया था लेकिन आपने कार्रवाई नहीं की, हमारे नागरिक मर गए हैं और इसको लेकर के काफ़ी जो रिश्ते हैं वो तलखी आ गई थी उस वक्त में। इसके बावजूद एजेंसियां और उनकी सरकारों ने न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आतंकवादियों के जले मोबाइल फ़ोन और GPS सेट से सुराग खोदने में भारत की सुरक्षा एजेंसियों की बेहद मदद की थी। इस घटना के बाद जहां केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल, राज्य के गृह मंत्री RR पाटिल और मुंबई पुलिस आयुक्त हसन गफूर को अपना इस्तीफा देना पड़ा था, वहीं इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक PC हल्दर 31 दिसंबर 2008 को सेवानिवृत्ति की अपनी
नियत तारीख पर रिटायर हो गए। जाहिर है कि सेंट्रल इंटेलिजेंस जो है वो फेल नहीं हुआ था, बल्कि कार्रवाई फेल हुई थी, कार्रवाई की मंशा नहीं थी। हालांकि मासूमों के मुंबई नरसंहार के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य जवाबी कार्रवाई का मूड जो होना चाहिए था भारत सरकार की तरफ से वो नहीं हुआ था, जिसको लेकर के आप देखेंगे कि कई लोग बार बार ये बोलते हैं, जो सुरक्षा बलों के जो रिटायर्ड जनरल्स हैं, कि उस वक्त अगर ये जो बालाकोट स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कदम उठाते तो उसके बाद जो आतंकवादियों के मंसूबे हैं वो ठप पड़ते, पाकिस्तान डरा हुआ रहता और हमारे जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके मनोबल हाई होते और जनता में विश्वास भी आता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। चुपचाप डॉजियर के नाम पे चुप्पी साध ली गई और बेचारगी दिखाते हुए पाकिस्तान के हर उस आतंकवादी मंसूबे को हम चुपचाप झेलते रहे। जुलाई 2009 को अल शेख में अपनी पाकिस्तानी समकक्ष सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी से मुलाकात और द्विपक्षीय संबंधों के लिए आगे रास्ता तय करने का फैसला लिया गया पीएम मनमोहन सिंह की सरकार के द्वारा। और उसके बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने मुंबई हमले के दोषियों को सज़ा दिलाने की बात भी कही थी। ये पीएम मनमोहन सिंह, उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो हैं, 16 जुलाई 2009 को अल शेख में सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की उस वक्त की सरकार थी, उनसे मुलाकात की, डॉजियर सौंपे, उन्होंने विश्वास दिलाया पाकिस्तानी प्रधानमंत्री मुंबई हमले के दोषी। लेकिन बलूचिस्तान के लिए भारतीय आतंकी खतरे के आरोपों का जो है वो गढ़ बना दिया और उसके बाद जो है वो आतंकवादी जो गतिविधियां हैं और भी तेज हुई थी। ये तो 2014 की बात है, जब उसके बाद नई सरकार बनी और उन्होंने ये साफ कर दिया कि अगर धमाके होते हैं तो उसका जवाब भी धमाकों से दिया जाएगा, अगर गोलियां चलती हैं तो जवाब में गोलियां चलाई जाएंगी। बातचीत और धमाके दोनों साथ साथ नहीं चल सकते हैं। और आपने देखा कि जिस तरह से पुलवामा हमले के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक को जब अंजाम दिया तो पाकिस्तान के लिए ये जो है वो एक कहते हैं ना सख्ते में आ जाने वाली कार्रवाई थी। पाकिस्तान शॉक्ड था कि आखिर ये कैसे हो गया। उसके बाद पाकिस्तान रोना रोते रहता है और भारत सरकार अपने नियमों के, अपनी शर्तों के आधार पे काम करते रहती है। पाकिस्तान वर्ल्ड फोरम पे बेनकाब हो चुका है। हेडली जो है उसके सारे राज खोल चुका है, कसाब उसके सारे राज खोल चुका है। पाकिस्तान माने या ना माने, लेकिन पूरा विश्व जानता है कि इस हमले के पीछे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का हाथ था और उस वक्त की कांग्रेस की जो सरकार थी उसकी मंशा कार्रवाई की नहीं, बल्कि दोस्ताना रिश्तों के साथ, कुछ लचर रवैये के साथ इन आतंकवादी गतिविधियों के बीच में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की थी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन दबाइएगा और इस हमले में मारे गए सभी लोगों को मेरे तरफ से तो श्रद्धांजलि है ही। आप भी कमेंट बॉक्स में उनको अपनी श्रद्धांजलि जरूर दीजिएगा। नमस्कार।